Hello and good morning everyone. I welcome you all at Verse IS. I hope everyone is doing well. So today is 18th April 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड क्लाइमेट एक्शन वर्डिक्ट. ओके, अभी हाल ही फिलहाल में आप सभी को पता होगा इन अ रीसेंट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट टू बी फ्री फ्रॉम द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. हमने इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया था, अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट से बचने का ये क्या है, उनके जो एडवर्स इम्पैक्ट हैं है ना, क्लाइमेट चेंज के जो एडवर्स इम्पैक्ट है, सो उनसे फ्री रहने का हमारे पास क्या है, एक फंडामेंटल राइट है. इट इज अ फंडामेंटल राइट. सो इससे एक्चुअली हो क्या रहा है कि हमारा जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 है, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ की जो हम बात करते हैं, सो ये इस आर्टिकल के एम्बिट में आता है कि हम जो क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं हम उससे क्या रहें, फ्री रहें. और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, आप सभी को पता है, स्टेट की होती है कि क्लाइमेट चेंज के जो एडवर्स इम्पैक्ट है उसका हमारे ऊपर कोई असर ना हो. तो इसके लिए कौन वर्क करेगा, आपका स्टेट वर्क करेगा. ठीक है, अभी तक तो हमने इसकी बात करी. अब आप इसको लिंक करते हैं. So the judgment has granted significant attention from the environmentalist. अब इसका जो मेन है, जो हमारे environmentalists हैं उनको इसका अटेंशन मिला और उन्होंने फोकस किया कि only on its impact on the protection of the great Indian bustard. अब हम great Indian bustard को और इस verdict को यहाँ पर क्या किया गया, आपका एक तरीके से लिंक कर दिया गया है. कैसे लिंक किया गया है कि उन्होंने कहा कि अगर क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इम्पैक्ट से बचने का राइट हमारे पास है, दैट इज आवर फंडामेंटल राइट, तो हमारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं दे आर सेइंग कि हमें क्या करना चाहिए, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जिनका प्रोटेक्शन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज. ओके, राइट नाउ तो हमें उन्हें क्या करना होगा, सेव करना होगा. क्योंकि टेकिंग अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दिस आर्टिकल एनालिसिस द जजमेंट फ्रॉम द लेंस ऑफ द इंक्लूसिव क्लाइमेट एक्शन. ओके, सो यहाँ पे कुछ बातें कहेंगे. दिस कुड इनेबल अ मोर इन्फॉर्म्ड आर्टिकुलेशन द राइट इन द फ्यूचर. इस राइट का जो आर्टिकुलेशन है और हम इसका क्या कर सकते हैं, और ही बड़े व्यू में कर सकते हैं. सेकंड, गिवन द नेचर ऑफ द कोर इशू इन दिस केस, यूजिंग द जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क इज एन एक्सलेंट अप्रोच फॉरवर्ड. इट कैन फैसिलिटेट इक्विटेबल क्लाइमेट एक्शन इंक्लूडिंग आर्टिकुलेशन ऑफ अ मोर रिफ्लेक्सिव एंड इंक्लूसिव राइट. ओके, अब देखिए पहले हम बात करते हैं किसकी, राइट की. आप सभी को पता है कि जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो मेनली कहाँ पाए जाते हैं, आपके राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में पाए जाते हैं. ओके, सो एट द सेम टाइम बोथ स्टेट होल्ड सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलार एंड विंड पावर. एट द सेम टाइम जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो होम है वो राजस्थान और आपका क्या है, राजस्थान एंड गुजरात. ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं गुजरात एंड राजस्थान. ओके, नाउ एट द सेम टाइम गुजरात एंड राजस्थान का जो पोटेंशियल हम देखते हैं फॉर द सोलार पावर प्लांट्स एंड विंड एनर्जी के लिए, है ना, विंड पावर एंड सोलार पावर के लिए, तो यहाँ पर बहुत बड़ा आपका क्या है, पोटेंशियल है इन दोनों स्टेट में. ओके, सो इन 2019 में एक्चुअली क्या होता है कि पब्लिक जो इंटरेस्ट लिटिगेशन है, आपके PILs हैं, बहुत सारे लोगों ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कंजर्वेशन के लिए, उनको कंजर्वेशन को सीक करने के लिए यहाँ पे PIL फाइल की थी, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, ब्लैंकेट बैन लगाया था. आपके जो वो पावर लाइंस होती है ना, उसमें पावर लाइंस में यहाँ पर पूरा ब्लैंकेट बैन लगा दिया था. क्योंकि जो मेन रीजन ये था कि lying overhead power transitions lines linked to these. They argued that these power lines were a hazard, causing the buster to die due to frequent collision with the lines. In its decision, the Supreme Court imposed a blanket ban on lying overhead power lines in an area of 99,000 स्क्वायर किलोमीटर. तो आपके जो ओवरहेड आपने देखा होगा, आपके जो ऊपर से यहाँ पे पावर लाइंस जाती हैं
तो उन लाइंस में ये कहा कि इसमें फ्रिक्वेंट कोलिजन होता है और ड्यू टू दिस करंट यहाँ पर जो बस्टर्स होते हैं उनकी लाइफ को ये क्या कर रहा है, थ्रेट कर रहा है। सो इसी के चलते 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इस पे ब्लैंकेट बैन लगा रहे हैं। तो इस पे गवर्नमेंट का क्या, और ये भी कहा कि अब ये जो मतलब पावर लाइन से आप उसे क्या कर सकते हैं, अंडरग्राउंड कर सकते हैं। कोर्ट ने ये कहा कि जितने भी यहाँ पर हाई वोल्टेज की और लो वोल्टेज की पावर लाइंस है आप उन्हें अंडरग्राउंड करिए। सो गवर्नमेंट ने इस ऑर्डर को चैलेंज ये करते हुए ये साइड किया कि इंडियाज इंटरनेशनल क्लाइमेट कमिटमेंट ऑन ट्रांजिशनिंग टू नॉन फॉसिल फ्यूल एंड रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन। इट आर्ग्यूड दैट ब्लैंकेट बैन was issued for an area much larger than the actual area in which the buster dwell। ओके, आपने ब्लैंकेट बैन कहाँ लगाया, बहुत बड़े एरिया में लगाया, इतना ज्यादा तो वहां पर बस्टर है भी नहीं। सबसे पहली बात तो ये मतलब जिस एरिया में, फॉर एग्जांपल ये पूरा एरिया है, मान लो बस्टर सिर्फ यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन आपने बैन क्या लगाया, पूरे इस एरिया में लगा दिया। पहली चीज ये, हमारा टारगेट ये है कि हमें फॉसिल फ्यूल से किसकी तरफ, क्लीन एनर्जी की तरफ यहाँ पर मूव करना है। ठीक है, हमें क्लीन एनर्जी की तरफ यहाँ मूव करना है, जाना है, ट्रांजिशन की तरफ हम है। तो अगर हम यहाँ पर जो प्रपोर्शन की बात करें, कंट्री का जो विंड और सोलार एनर्जी पोटेंशियल है मेनली हम बात करें तो इन दो स्टेट्स में सबसे ज्यादा है। सो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। और जो आप ये अंडरग्राउंड की बात कर रहे हैं कि हम जो पावर लाइन से उन्हें अंडरग्राउंड कर दें, सो प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। सो लास्टली इट एट्रीब्यूटेड द डिक्लाइन इन द बस्टर पॉपुलेशन टू द अदर फैक्टर्स सच एज पोचिंग, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन एंड प्रीडेशन। तो उन्होंने ये कहा कि पावर लाइंस तो है ही एक रीजन, लेकिन सिर्फ बस्टर्ड की पॉपुलेशन की डिक्लाइन होने में सिर्फ पावर लाइंस का हाथ नहीं है। यहाँ पर उनकी जो पोचिंग होती है, उनके हैबिटाट का इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये भी यहाँ पर रीजंस है। तो हमें सिर्फ पावर लाइंस पर भी फोकस नहीं करना होगा, इसके जो अदर रीजंस है जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है उस पर भी फोकस करना होगा। सो अभी 21 मार्च 2024 को कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा, रिकॉलिंग, उन्होंने जो ब्लैंकेट प्रोहिबिशन लगाया था ट्रांसमिशन लाइंस पर उसे रिकॉल किया है। इट लेफ्ट द रिकैलिब्रेशन ऑफ द ऑर्डर टू साइंटिफिक एक्सपर्ट। और यहाँ पर साइंटिफिक एक्सपर्ट्स की डिमांड की कि हम क्या कर सके, एक्सपर्ट कमेटी की डिमांड की है जिससे कि हम ये जो प्रॉब्लम है उसे किस तरीके से हम एक्सेस टू फिजिबल ऑफ अंडरग्राउंडिंग पावर लाइंस को क्या हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये जो बस्टर्स हैं उनकी कंजर्वेशन के लिए हम क्या क्या मेजर्स और यहाँ पर ला सकते हैं उसे आइडेंटिफाई करने की बात की है। और इस कमेटी से कहा गया है कि दे हैव टू सबमिट देयर रिपोर्ट बाय जुलाई 2024। जुलाई 2024 से पहले इन्हें मतलब कि ये क्या करना है, अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आएगा। ओके, आई होप अब आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। अब इसमें यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं, इतना बस मतलब कि अभी हम डिस्कस करेंगे। इसमें ये कहा जा रहा है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है, लाइक एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। इट नोटेड दैट द राइट टू रिकॉग्नाइज बाय द राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 एंड राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 enshrined under the Constitution of India. So the court began by explaining the threat posed by the impacts of climate change to the enjoyment of the right to life. So thereafter it highlighted that disproportionate vulnerability of these impact threaten the effect of person's life. Okay, अब यहाँ पर हम इस आर्टिकल के बारे में तो हमने डिस्कस किया ही हुआ है कि ये क्या है, एक तरीके से राइट टू इक्वालिटी है ना। राइट टू इक्वालिटी की अगर हम जब बात करते हैं तो ये क्या करता है, पर्सन को अफेक्ट कर रहा है ना। जो आपकी क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट है तो वो क्या कर रहा है, पर्सन, इससे इनइक्वालिटी आपकी क्या हो रही है, इरेज हो रही है। तो ये हमारी जो इक्वालिटी आर्टिकल 14 और राइट टू लाइफ, इसको क्या कर रहा है, यहाँ पे वॉलेट कर रहा है। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर एनवायरमेंट को भी पोस्ट कर दिया गया है कि यहाँ पर वेरियस जो आपके क्लाइमेट एक्शंस के हमें क्या करना होगा, हमारी बायोडाइवर्सिटी को भी यहाँ पर बचाना होगा। सो क्लाइमेट एक्शन, दैट इज क्लाइमेट एक्शन अलाइव टू वेरिड राइट्स एंड इंटरेस्ट। सेकंड, इट कैन इनेबल द आर्टिकुलेशन ऑफ मोर फ्लेक्सिबल एंड इंक्लूसिव क्लाइमेट राइट्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मोर फ्लेक्सिबल और इंक्लूसिव क्लाइमेट राइट्स आएंगे। और अभी हमारे पास क्या है, देखिए ये सब सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है और ना ही सिर्फ गवर्नमेंट का काम है कि हम हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, हमारे जो स्पीशीज है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट एक्शन के कारण जो उसका इम्पैक्ट हो, क्लाइमेट चेंज के कारण जो इम्पैक्ट हो रहा है, सो उससे यहाँ पर बचाएं। यहाँ पर सिविल सोसाइटी, हमारे जो एक्टिविस्ट हैं, एकेडमिक्स हैं, यहाँ पर हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ओके, तो ये जो बर्डन है सिर्फ एक पर्सन पर नहीं है कि सिर्फ ठीक है कोर्ट पर हमने दे दिया कि कोर्ट जो डिसीजन लेगा वो उसी की तरह गवर्नमेंट ने कर दिया। यहाँ पर सब को मिलकर आना होगा। बट जुडिशरी के पास यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं,
जो क्लाइमेट एक्शन, जुडिशरी टू यूज द जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क एंड फैसिलिटेट इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्लाइमेट एक्शन। तो हम यहाँ पर एक इक्विटेबल क्लाइमेट एक्शन की तरफ मूव कर सकते हैं बाय दिस अपॉर्चुनिटी। Okay, so I hope this article is clear to you. Now the next move करते, next article is missing colleges. Okay, आप सभी को बता दिया जाए यहाँ पर कि एम्स का नाम आप सभी ने सुना होगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ओके, सो हमने इसको इस्टेब्लिश किया, गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया कि हम एम्स को इस्टेब्लिश करेंगे। इससे क्या होगा, जो एक गैप है बिटवीन द हेल्थ केयर वर्कर्स और हमारे जो पेशेंट्स हैं, और जो यहाँ पर एक रेशियो होना चाहिए है ना डॉक्टर और पेशेंट्स के बीच का, उसको हमें क्या करना है, कम करना है। सो इवन लॉफ्टी ड्रीम्स कैन बी फेल्ड बाय द निटी-ग्रिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। नथिंग exemplify this as much as the case of Madurai AIIMS. So the idea of starting number of all India Institute of Medical Science across the country certainly comes from a clear need to bridge the gap between demand and supply in the India to set right grossly inefficient डॉक्टर पेशेंट रेशियो। तो ये जो डॉक्टर पेशेंट रेशियो था, इसको गैप को, एक जो सप्लाई और डिमांड का गैप था, उसको ब्रिज करने के लिए हम क्या लेकर आए, एम्स लेकर आए। इन 2003 The center announced the प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। 2003 में क्या होता है, इसको यहाँ पर अनाउंस किया जाता है। So it was in 2006 that the PMSSY got off the ground and total of 6 AIIMS-like medical institutions was created in the country। तो फिर 2003 में आपकी ये स्कीम आती है, ये योजना आती है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, और इसी के चलते 2006 में हमारे 6 एम्स हॉस्पिटल बनते हैं। ओके, आज के टाइम पे करंटली देयर आर टोटल 20 एम्स हॉस्पिटल इन इंडिया। ठीक है, अब एक्चुअली ये जो आर्टिकल है क्यों आया है, एक हम बात करें किसकी, मदुराई की। मदुराई एम्स का ये जो प्रोजेक्ट है आपका बहुत दिनों से स्टार्ट है, लेकिन अभी भी यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही। क्या, पहली बात तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, हम यहाँ पर भी वो बिल्ड हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, सो एट एम्स मदुराई अ प्रोजेक्ट दैट हैज caused a further embittering of relation between the central and state government. So there are persistent complaints in adequate infrastructure, facilities and manpower constraint. तो वहां पर क्या है आपका, ना तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई फैसिलिटीज है, और मैन पावर मतलब एक जो वर्कफोर्स की जरूरत है वो भी यहाँ पे कंस्ट्रेंट दिख रही है। सो प्रेस्टीज प्रोजेक्ट ये आपका कब होता है, जनवरी 2019 में इसका इनोग्रेशन एक तरीके से आप कह सकते हैं, फाउंडेशन लेड हुआ था कि हम यहाँ पर मदुराई में एम्स का आपका कंस्ट्रक्शन होगा। बट हमने ये देखा कि ये कंस्ट्रक्शन तो हो रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पे बहुत सारे लैक्यूनास हैं। मेनली इसका मेन प्रॉब्लम क्या है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के जो रिलेशन है वो अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी मतलब कि अच्छे नहीं है। सो जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। सो वर्क इज स्टिल नॉट कंप्लीट, द कंस्ट्रक्शन वर्क इज स्टिल नॉट कंप्लीट एंड नॉट 1 but 3 बैचेस ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स have been accommodated at the government medical college and hospital in nearby रामानाथापुरम डिस्ट्रिक्ट। तो एक्चुअली देखिए यहाँ पर एम्स के जो बच्चे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, जो अदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर उन्हें अकोमोडेट किया जा रहा है। सो देखिए अगर हम एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन के साथ अगर ऐसी चीजें होती हैं तो ये हमारे जो पेशेंट्स हैं उनके साथ क्या होगा। तो एक्चुअली यहाँ पे जो डिले हो रहा कंस्ट्रक्शन में, एम्स बिकम अ कंटेंशियस इशू ड्यूरिंग द 2021 असेंबली इलेक्शन इन तमिलनाडु विथ Stalin Ravinder Muktina minister pouring a single brick the sum of total construction activity there, while there are assurance that the project would be completed soon and students shifted to Madurai। तो अब ये कहा जा रहा है कि 2021 का जब जनरल इलेक्शन हुआ था तो यहाँ पर तो उसमें ये कहा, असेंबली इलेक्शन हुआ था, सॉरी नॉट जनरल इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन ऑफ इन तमिलनाडु। तो ये कहा था कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा और जो भी बच्चे हैं इन्हें फिर से वापस यहाँ पे बुलाया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा इन मदुराई एम्स में। बट इट इज ट्रू दैट 150 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी बीन इम्पैक्टेड बाय दिस ट्रेडी इम्प्लीमेंटेशन। बट इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो पोटेंशियल है, मतलब कि एक जो हम गैप को ब्रिज करने की बात कर रहे हैं कि एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच का जो गैप है ना, उसमें भी यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हमें नजर आ रही है। ओके, सो सेंटर एंड स्टेट टू वर्क टुगेदर टू इंश्योर दैट दीज मेडिकल इंस्टीट्यूशंस आर एबल टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट द स्टूडेंट्स नॉट मेड विक्टिम्स एट द अल्टर ऑफ फेडरेशन। तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है। आपकी सेंटर में कोई दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है, स्टेट में कोई दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन इसका जो इनके बीच में रिलेशन अच्छे नहीं है ना, इनके बीच में रिलेशन आपके अच्छे नहीं है। और इसका जो इम्पैक्ट हो रहा है किसके ऊपर पड़ रहा है, हमारे जो एम्स, इस तरीके के जो
प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर पड़ रहा है, और इसकी वजह से जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, इन पर पड़ रहा है। तो फेडरल रिलेशन के कारण जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनकी एजुकेशन पर यहाँ पर इम्पैक्ट ना पड़े, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं इनकी रिलेशन का विक्टिम ना बने। तो इस आर्टिकल में यही है। आप इसको एज अ कोट कर सकते हैं कि अगर सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बीच मतलब रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं तो उस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ सकती हैं। ओके, सो आई होप दिस वन क्लियर नाउ। अब हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सो अबाउट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इट इज वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड। ये आपकी क्या है, हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है। इसका जो वेट है इट इज 15 kg अप टू, एंड दे एनिमेट इन ड्राई ग्रासलैंड। ये कहाँ रहते हैं, मेनली ड्राई ग्रासलैंड और जो स्कम लैंड्स हैं इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रेड लिस्ट में ये आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आते हैं। ओनली 150 बर्ड्स आर लेफ्ट इन द वाइल्ड। सिर्फ 150 बर्ड्स ही रह गई हैं ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। ओके, हैबिटेट की हम बात कर लेते हैं। दे आर फाउंड इन राजस्थान, ओके, डेजर्ट नेशनल पार्क, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश इन इंडिया एंड सम पार्ट्स ऑफ द पाकिस्तान। कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रेट क्या है इनको, सो डेथ बाय द कोलिजन विद इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलरली पावर लाइंस एंड विंड टर्बाइन। उसके बाद जैसे हो रहा है यहाँ पर डेप्लेशन ऑफ ग्रासलैंड, हंटिंग, डेवलपमेंट ऑफ माइंस, ह्यूमन हैबिटेशन इन एंड अराउंड देयर हैबिटाट्स अमंग अदर। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। पाकिस्तान में स्टिल अभी भी इन बर्ड्स की पोचिंग की जाती है, इनकी हंटिंग की जाती है, तो ये भी कुछ रीजंस हैं। तो ये हैं आपके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन इंडियाज हीट एक्शन प्लान्स। अब देखिए यहाँ पर पहले क्या होता था, जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है हीट वेव्स का फोरकास्टिंग करती थी, यहाँ पे अलर्ट इशू करती थी। तो लेकिन जब ये समर अप्रोच होता था, फॉर एग्जांपल मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, इस मई तक में अप्रैल तक में आपके हीट वेव्स के अलर्ट आते थे। लेकिन अब ये जो हीट वेव्स के अलर्ट है वो फेब से ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस टाइम पर कैसी कंडीशन हो रही है। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ओके, सो दिस ईयर these alert began in February itself. So part of the north east and western India have already reported appreciably warm temperature. यहाँ पर हम वेस्टर्न इंडिया की बात करें और नदर्न ईस्ट स्टेट की बात करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पर जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर जितना होना चाहिए उससे हमें 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक हमें नॉर्मल टेम्परेचर से यहाँ पर ज्यादा दिखाई दिया। सो IMD हैज ऑल्सो प्रेडिक्टेड एन इंक्रीज इन मैक्सिमम टेम्परेचर। यहाँ पर जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है वो यहाँ पर प्रेडिक्ट किया कि ज्यादा होगा और हमें फ्रिक्वेंट हीट वेव कंडीशंस यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ओके, सो इंडियाज रेडीनेस टू फेस दिस हजार्ड। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या इंडिया ये आपका जो हीट वेव है इससे बचने के लिए, मतलब कि इसको फेस करने के लिए रेडी है या नहीं है। अब पहले हम बात करते हैं व्हाट इज दिस हीट वेव। हमने बहुत देख लिया हीट वेव क्या है ये हीट वेव। सो द डेफिनेशन ऑफ हीट वेव डिपेंड ऑन द फिजियोग्राफी ऑफ द रीजन। हीट वेव की जो डेफिनेशन है हर एक रीजन में अलग अलग होती है, पहले आपको ये समझना होगा। हीट वेव का मतलब है फॉर एग्जाम्पल आप कहाँ रहते हैं, इंदौर में रहते हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल, हम इंदौर में रहते हैं, आप MP की बात करते हैं, पूरे हम MP की बात करते हैं। MP में जो नॉर्मल टेम्परेचर है गर्मियों में, समर की बात कर रहे हैं, वो कितना रहता है, फॉर एग्जांपल 30 to 35 डिग्री सेल्सियस, ये हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। लेकिन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होकर कितना जा रहा है आपका 40 से 45 डिग्री सेल्सियस की नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पर रह रहा है। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, हीट वेव। मतलब कि जब आपकी नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा यहाँ पर टेम्परेचर हो। ओके, सो देखिए, सो द IMD विल डिक्लेयर आई हीट वेव इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट स्टेशन इज 40 डिग्री सेल्सियस। स्टेशन पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर वो 40 डिग्री सेल्सियस हो और इन द प्लेन्स 37 डिग्री सेल्सियस और मोर इन द कोस्ट, जो आपके कोस्टल एरियाज हैं वहां पर जो टेम्परेचर कितना हो 37 डिग्री हो, और हिल्स में आपके जो हिली एरियाज है वहां पर जो टेम्परेचर है इट इज 30 डिग्री, तब IMD क्या करता है, हीट वेव्स अलर्ट करता है। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से क्या हो रहा हो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो। सो देयर इज अ normal heat wave when the departure is by 4.5 to 6.4 degree Celsius and severe heat wave if the departure is greater। तो यहाँ पर severe और आपके जो normal heat wave से इसका भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल या सीवियर हीट वेव की बात करते हैं, जब टेम्परेचर 47 डिग्री से भी ज्यादा यहाँ पर अप्रोच कर जाए तो ये आपका हाईली सीवियर आपका हो जाता है। अब इसको टैकल करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, हमें क्या प्रिपेयर करना होगा। सो हैव प्रिपेयर्ड हीट एक्शन प्लान। अब हम
क्या करते हैं, स्टेट्स जो होती हैं, हमारी गवर्नमेंट होती हैं, हीट एक्शन प्लान्स लेकर आते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो हीट वेव्स है इससे किस तरीके से हम बच सकते हैं, है ना। जिसके लिए यहाँ पे वेरियस स्ट्रेटेजीज होती हैं। तो द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड IMD आर रिपोर्टेड टू बी वर्किंग विद 23 स्टेट्स टू डेवलप हीट वेव एक्शन प्लान्स। तो यहाँ पर 23 स्टेट्स के साथ मिलकर काम किया जा रहा है, जिसमें हम हीट एक्शन जो आपके प्लान्स है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आता है। सो फ्यू स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, उड़ीसा, इस तरीके के यहाँ पर अभी किए गए। अब उसके बाद HAPs in India follows a journal pattern. They provide a snapshots of regions, heat profile, including information on the number of past heat wave. अभी कैसा होगा आपका मतलब कि हीट वेव एक्शन प्लान की बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो पहले इसमें जो हमारे पास्ट में हीट वेव्स इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर समर में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जा सकता है उसकी बात करेंगे। फिर जो हमारा लैंड सर्फेस टेम्परेचर है, इन सारी चीज़ों की बात की जाती है। उसके बाद पूरा असेसमेंट किया जाता है कि वो रीजन कितना ज्यादा वल्नरेबल है, ठीक है। इसके बेसिस पर यहाँ पर सारी चीजें की जाती हैं। फिर हम इसको हीट वेव से कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, इसके इम्पैक्ट से ड्यूरिंग द हीट वेव, तो इसमें कुछ बातचीत की जा रही है। यहाँ पर सभी को साथ, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, लेबर डिपार्चर एंड की बात की जा रही है। यहाँ पर क्या रिकमेंड किया गया है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम, पहले तो हमें लोगों को अलर्ट करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक पब्लिक कैंपेन लेकर आना होगा, जिससे कि पहले तो लोग उस चीज़ के बारे में अवेयर हों कि हीट वेव क्या है। उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, हम कि लाइक रिस्क एसोसिएटेड विद हीट वेव, बिल्डिंग हीट शेल्टर्स, कूलिंग सेंटर्स एंड प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू अवॉइड डिहाइड्रेशन। सबसे पहले देखिए, हीट वेव आता है, आप हीट वेव है गर्मी में, तो आप काम करना तो नहीं छोड़ सकते। आप चाय वाले की बात करिए, आप रोड में जाते हैं, चाय वाले होते हैं, यहाँ पर जो छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं, इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा और देखा होगा, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है इनके बारे में, अगर आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी पड़ता है, चाहे वो बच्चा हो, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो, और अगर इंडिया की जो पॉपुलेशन है आज के टाइम पे कितनी ज़्यादा है, घर से बाहर निकलते ही आपको समझ में आ जाता है। सो HAPs प्रोवाइड डायरेक्टर्स फॉर हॉस्पिटल्स, को भी यहाँ पर डायरेक्टर्स प्रोवाइड किए गए हैं कि आपको वेल इक्विप्ड होना होगा विद सप्लाईज एंड एडुकेट नंबर ऑफ ट्रेन हेल्थ केयर वर्कर्स, जिससे कि कभी भी जब पेशेंट्स आए और इलनेस से इन्फ्लक्स हो आपके पास, मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि अभी लगता है कि नहीं ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन सडनली इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स होता है पेशेंट्स का कि यहाँ पर हमारे पास फिर हेल्थ केयर वर्कर्स और जो एडुकेट नंबर ऑफ हेल्थ केयर ट्रेन वर्कर्स की यहाँ पे कमी हो जाती है। तो हॉस्पिटल्स को इस मतलब कि इस एक्शन प्लान के तहत ये डायरेक्टिव्स दिए गए हैं कि आप पूरी तरीके से यहाँ पे वेल इक्विप्ड रहें, कभी भी कोई भी सिचुएशन यहाँ पर आ सकती है। उसके बाद जो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लानिंग स्ट्रेटेजीज, जैसे कि ट्रीज प्लांटिंग को प्रमोट करना होगा, हमें हीट रेजिस्टेंस बिल्डिंग जो मटेरियल्स है इसका यूज़ करना होगा, जिससे कि हम अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट से बच सकें। यहाँ पर हमें कूल रूफिंग जो टेक्नोलॉजीज हैं उसका यूज़ करना होगा, जिससे कि जो सोलार एब्जॉर्प्शन है उसको रिड्यूस किया जा सके। हम अपने इंडोर का टेम्परेचर कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसमें गवर्नमेंट एजेंसीज, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कम्युनिटीज, ऑर्गेनाइजेशन, सबको इमरजेंसी सर्विस के साथ यहाँ पर रेडी होना होगा। सो इस प्रॉब्लम को हमें इफेक्टिवली पहले क्या करना होगा, एड्रेस करना होगा। कौन कौन इस से यहाँ पर इम्पैक्ट हो रहा है, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल, ओवर 19% ऑफ इंडियाज इकॉनमी इज इनफॉर्मल। आप सभी को पता है कि हमारी इंडिया की 90% जो इकॉनमी वो इनफॉर्मल है। हम घर से बाहर निकलते हैं, आपको यहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स दिखाई देंगे, चाय वाला दिखाई देंगे, सैनिटेशन वर्कर हैं, हाउस होल्ड हेल्पर्स हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होगा ये इनके ऊपर होगा, और अगर ये यहाँ पर इम्पैक्ट इनके ऊपर होता है तो डायरेक्टली किसको इम्पैक्ट करेगा, हमारी इकॉनमी पर इम्पैक्ट करेगा। आपके जो वर्किंग आवर्स हैं वो कम होंगे, वर्किंग आवर्स कम होंगे तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ रिड्यूस होगी। प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हुई मतलब कि आपकी इकोनॉमी पर यहाँ पर क्या हुआ, इम्पैक्ट हुआ। तो हमें इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा यहाँ पे वल्नरेबल है, ठीक है। उसके बाद फिर ये कहा जा रहा है कि रिसोर्सेज का एलोकेशन यहाँ पे प्रॉपरली होना चाहिए। हमें यहाँ पे पहले प्रायोरिटाइज करना होगा कि कौन सा जो ग्रुप है सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बजट को डेडिकेट करना होगा। और जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
worker unions co-plan for financial mechanism that can allow informal workers to be indoor during a heat wave while not losing their incomes. तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे भी काम कर सकते हैं जैसे कि जो इनफॉर्मल सेक्टर में कि आप घर में रहकर भी काम कर सकते हैं जिससे कि आपकी इनकम भी लूज ना हो और आप हीट वेव से भी क्या कर सकें, बच सकें. ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे पूरा क्लियर होगा ना. आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे. आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी. बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन. आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. सो दैट्स फॉर ऑल टुडे. थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन.